को श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं बारामुल्ला के करगहामा कुंजर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक लश्कर तैयबा का आतंकी इस दौरान मारा गया है। G20 को लेकर सेना यहां पर अलर्ट मोड पर है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के राजौरी का दौरा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 5 मई को सुरक्षा बलों और आतंकियों से राजौरी के कंडी इलाके में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हुए थे और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि राजौरी में आतंकियों और भारतीय जवानों के बीच मुठभेड़ शुक्रवार को हुई, जहां भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि अभी एनकाउंटर जारी है। सेना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है। और कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कैंपेन के आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में 2 दिन का रोड शो शुरू हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और यह करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा। आज रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो न्यू थिप्पसंद्रा में कैंपेगौड़ा प्रतिमा से सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2:30 तक ब्रिगेड रोड के युद्ध स्मारक पर समाप्त होगा। पार्टी ने रोड शो का नाम नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव रखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 बजे बादामी और 5 बजे हावेरी में रैली भी करेंगे। आपको ये बता दें कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में पहला रोड शो किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जनसभा को संबोधित किया है। यहाँ उन्होंने पंजाब सरकार की जमकर तारीफ की और मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने पर जनता को बधाई दी है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। कहा गया कि ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि आपसे बॉर्डर स्टेट नहीं संभलेगा। हमसे तो संभल गया है, लेकिन इनसे मणिपुर नहीं संभल रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज की नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में है। चितपुर के एक नेता जो पीएम मोदी के भी चहीते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है। The sinister and ugly plot to kill Shri Mallikarjun Kharge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge, as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Basavaraj Bommai. Friends, there is a designed hatred towards Karnataka's son of the soil, Shri Mallikarjun Kharge, on part of central and state BJP leadership. BJP is unable to digest the fact
that having been born in a Dalit family to a factory laborer, Shri Khadge has risen from the post of Block Congress President to the post of President of the Indian National Congress. And there is a design to it. On 27 February 2023, Karnataka witnessed PM Modi attempting to ridicule Shri Mallikarjun Kharge, one of the tallest leaders of social justice, a member of the scheduled caste himself, by Prime Minister's snide and sarcastic remarks on Kharge ji on not standing under an umbrella in the Raipur plenary session. The hatred didn't end here. This month, on 2nd of May 2023, BJP MLA and BJP General Secretary Madan Dilawar wished death for Shri Mallikarjun Kharge and said, Congress President is 80 years old, God can take him any time. Now BJP और शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ घटित हो रहा है। इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी तेज है और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने शरद पवार के इस्तीफे को लेकर कहा है कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। बता दें कि शरद पवार ने हाल ही में अपनी आत्मकथा में विमोचन के अवसर पर एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। सभी को चौंका दिया उन्होंने इस फैसले के बाद और उसके बाद से लगातार सियासत जोरों पर है। देखिए, शिवसेना को रोकने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है कोंकण में। खास करके ठाकरे परिवार से कोई भी नेता जाता है, उद्धव जी तो पार्टी के प्रमुख है, वो हमको नहीं रोक पाते तो उद्धव जी को क्या रोक पाएंगे। रोक कर दिखाइए, यहां बैठकर बात करने में क्या जाता है। अगर रोकने की हिम्मत है तो रोक दीजिए, अपनी हिम्मत है बोलने में क्या जाता है। वो तो हवा में उड़ जाते हैं उनके शब्द। शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस पवार साहब ने इस्तीफा वापस लिया है, ये देश की राजनीति के लिए अच्छी बात है। देखिए, ये करप्शन की बात जरूर करेंगे क्योंकि आधे नेता जेल पे, आधे नेता बेल पे। ये जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भी आपके बारे में यही बोलेंगे क्योंकि आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपने भर के लिए है और जिसको जेल नहीं जाना चाहते वो आपके पार्टी में आ जाते हैं। जो जेल से डरते हैं, डराए जाते हैं, वो आपके पार्टी में आप लेकर बीजेपी वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम उनको पवित्र कर लेते आप लोग। उस बारे में बोलिए, गौतम अडानी के बारे में बोलिए और बहुत सी बातें हैं हम बोल सकते हैं। उनका एक प्रचार का जरिया होता है, जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की फिल्में बनाओ, एक प्रोपोगंडा फिल्में बनाइए। और एक अहम मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान, उसके सिवा ये लोग चुनाव में जा नहीं सकते। देखिए, शिव फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर हर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है और नहीं चाहता कि ये फिल्म रिलीज हो, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। बीते दिनों फिल्म के सेंसर बोर्ड के द्वारा उस पर कई कट लगाकर उसे रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि ए सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कथित तौर पर 10 दृश्यों को इस फिल्म से हटाया है। तो वहीं फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन का यह कहना है कि द केरला स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये फिल्म अपने आप में एक अलग तरह का विषय उठाती है। इसलिए तमाम जो लोग हैं सिनेमा घरों में जा रहे हैं, इस फिल्म की जमकर तारीफ भी हो रही है। मिला जुला रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ मुस्लिम समुदाय इस फिल्म की विवेचना कर रहा है और वो चाहते हैं कि इस फिल्म पर बैन लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आनी चाहिए थी, एक्चुअली देखना चाहिए था क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। केरला का ये भी एक इतिहास रहा है या अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। अब जाके पता चला कि अच्छा ये भी है। और अगर देखा जाए तो फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक लड़की की ज़िंदगी वो जी रहे। थोड़ा साइड आ जाते हैं।
रियलिस्टिक वाइज कितना रियल लग रहा था और बहुत पर्दे पे बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा से बहुत अच्छी की है। इवन अदा नहीं जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही हैं उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। कृष्ण लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मतलब उसने वो आंकड़े बताना और वो सब बहुत अच्छे से बताया। इवन मैंने थोड़ा ये भी देखा कि इसमें पुलिस ने मतलब कन्वर्सेशन तो दिखाई जाती है, वो नेगेटिव नहीं है, कानून के दायरे से हटके तो कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा मानना ये, अगर ICI जैसे लोग कानून के दायरे से हटके काम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उनको जवाब देने के लिए तो हमें कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को या पुलिस को कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी काम करने चाहिए। जरूरी नहीं है हर चीज में यही है। सबसे बड़ी सीख क्या थी इस मूवी से? सबसे बड़ी सीख ये थी कि किसी भी चीज को, नॉट ओनली रिलीजन, किसी भी चीज को अपने आप पे इतना हावी मत होने दो कि कोई भी आपका फायदा उठा पाए। अगर देखा जाए तो उसमें लड़कियों ने भी गलत किया है। मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने गलत इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने मतलब अपने आप को इतना सरेंडर कैसे कर दिया, इतना सरेंडर करना ही नहीं चाहिए था। तो वो चीज मेरे मानना है यंगस्टर इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। फाइनली जो ये पिक्चर था द केरला स्टोरी जो है रियलिटी रियल बेस्ड पिक्चर है और इसको देखने के लिए सभी को आना चाहिए। और एक एजेंडा तो नहीं कह सकते कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश या ऐसा कुछ, बट अगर रियलिटी में अगर केरला में ऐसा कुछ हो रहा है तो केरला गवर्नमेंट को खैर 10 साल में अगर 32,000 पीपल्स को अगर कन्वर्ट किया गया है तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में और सख्त से सख्त कदम उठाना जाना चाहिए। डायरेक्शन वाइज कैसी थी? डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे थे, लोकेशंस भी बहुत अच्छे थे, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटे तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटा किसी का भी। एकदम रियलिटी जैसे एक अपना इससे पहले जो आया था ना द कश्मीर फाइल्स, सेम वही थॉट प्रोसेस जो था एक माइंड में और चीज़ें जो चल रही थी, मतलब बहुत अजीब है यार। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो लिटरली मतलब नहीं होना चाहिए। अगर चाहे लड़की हिंदू कोई हो चाहे लड़की मुसलमान की, बात ये नहीं है, बात उसमें कुछ चीज़ें सेक्स से भी रिलेटेड दिखाया गया है जो अगर रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही दिल दहलाने वाली, बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हार्ट रेंचिंग मूवी है और सुदीप्तो सेन को डायरेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही रॉ है, रियलिस्टिक है, रिलेटेबल है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ जो सीन है बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं, बहुत ही शॉकिंग है। इसमें 4 प्रोटैगनिस्ट है लड़कियां। अदा शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, बहुत ही सच्चाई से, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं, कोई भी ऐसा बहुत ही सटल और सेंसिटिव पोर्ट्रेल है। और उसके साथ योगिता बिहानी है, सोनिया बलानी है, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, सिद्धि इदनानी, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। और जो मुद्दा है, जो रियलिटी है वो दिखाई गई कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कि ह्यूमैनिटी इज़ बियॉन्ड रिलीजन। तो वो ये मूवी में दिखाया गया। आप एक ओपन माइंड से देखिए कि हमारा एक सेकुलर देश है, हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं और यही वो मूवी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो जो भी प्रोपेगेंडा वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करें वो मतलब देखिए और मूवी को ओपन माइंड से देखिए। मार्मिक स्टोरी है, इतनी दर्दनाक स्टोरी है ना कि शब्दों में बयान मुश्किल है। एक्टिंग वाइज हीरोइन ने जो एक्टिंग की है बहुत अच्छी है। ISIS में जो आतंकवादी है उन लोगों की एक्टिंग भी देखिए, क्या कि वो कलाकार है, रियल में तो आतंकवादी है नहीं, और उन्होंने ये एक्टिंग की तो वो बहुत अच्छी की है। कोर्ट तक पहुंची ये मूवी, क्या लगता है किन सारे टॉपिक्स पे हिट की है? कोर्ट पर तो देखिए हमें पॉलिटिक्स का क्या है पता नहीं चलता है। बाकी ये पिक्चर में आपको न्यू जनरेशन को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और इन भोलेपन का शिकार जो लड़कियां होती है उनको सबक लेना चाहिए। कितना रियलिस्टिक लग रहा था बड़े पर्दे? रियलिस्टिक कुछ तो है, ये कोई सपने में साकार होके कोई पिक्चर तो बनता नहीं है, कुछ न कुछ रियलिटी है। काहे कि एक और लड़की है मैथ्यू करके, वो सब पुलिस स्टेशन में जब FIR। खबर अब हमीरपुर से है, जहां मतदाताओं की टी-शर्ट बांटने पर प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोधा में बसपा के प्रत्याशी रजा मोहम्मद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बसपा प्रत्याशी मतदाताओं को चुनाव चिन्ह छपी हुई एक टी-शर्ट बांट रहे हैं और ऐसे बांटते हुए ये वीडियो शूट किया गया और वीडियो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया है। बसपा प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग अलग वर्गों में पैच बनाकर जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। PCC चीफ कमलनाथ भी
लगातार अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी के रविंद्र भवन में आज आयोजित किए गए कुर्मी समाज के सम्मेलन में पहुंचे कमलनाथ ने समाज के पदाधिकारियों से संवाद करके अपनी बात आगे रखी है। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि सबके साथ न्याय हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो वहीं जातिगत जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जातिगत मतगणना होनी चाहिए। उनका विकास होगा। हमारे सम्मानीय लक्ष्य है कि हमारा समाज एक बने। हम उस सब अपना जीवन उस लक्ष्य को अपने सामने रख के काटा है। और मुझे बड़ी चिंता होती है कि आज हम अपना संविधान देखें। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसी देश का संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। एक ऐसा देश जहां इतनी अनेकता है, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या परिणाम होगा, ये भी आपको सोचना है। ये सम्मेलन में आप आए, आपकी मांगों की चर्चा होगी, और साथ साथ आपको आसपास भी देखना है कि क्या हो रहा है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की। आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित है, कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला। ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कमलनाथ जी का, कि तुम गरीब के प्रबल सारथी, तुम गरीब के प्रबल सारथी, तुम प्रदेश के कंदन, यह प्रदेश है तुम्हें समर्पित, स्वीकारो अभिनंदन, स्वीकारो अभिनंदन। आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में दो बात कहना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, प्यासा तो कुएं के पास जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुआं बन करके वो जाए और ये कहे कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और आगामी 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपसी कलह देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने बगावती सुर पकड़ लिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन तीनों नेताओं की कांग्रेस में तिरेल बन गई है। राकेश सिंह ने इशारों में कहा कि मेरे टिकट में ये नेता बाधा बन रहे हैं, पहले मुझे अखाड़े में आने दो, तब मुझसे कुश्ती लड़ना। कार्यपालिका का दोष है, न्यायपालिका का। जब विधायिका बेकाबू हो जाए, जब विधायक और सांसद बेकाबू हो जाए, तब इस देश की न्यायालय की तरफ हम लोग देखते हैं। वर्तमान में ये जो और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया की तरफ से आईपीएल सट्टा, शराब माफिया, अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश मिलते ही बदरवास थाना प्रभारी सुरेश शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं और मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेच रहे व्यक्ति को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नैनागढ़ का श्याम बारेला अपने घर के सामने अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। इस संबंध में दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से राजस्थान की कुछ शराब थी, कुछ देसी शराब थी, कुछ बियर की पेटी मिली है। कुल 9 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई है। अन्य आरोपियों के संबंध में जो सप्लायर हैं उनके और डिंडोरी के कोखा गांव में संचालित नर्मदा राइस मिल के संचालक दंपति पर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नर्मदा राइस मिल संचालक ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जिला डिंडोरी से 300 लॉट धान का अनुबंध मिलिंग के लिए किया था।
आरोप यह है कि मिल संचालक ने 282 लॉट धान का उठाव किया है और इसके बदले 222 लॉट चावल 2 मई 2023 तक जमा किया गया, लेकिन बाकी 60 लॉट धान मिल संचालक के पास जमा था। मिल संचालक विभाग के निर्देश पर बकाया चावल जमा नहीं कर रहे थे, जिसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज की गई और मौके पर पहुंची जांच टीम ने 35 लॉट धान सत्यापन में कम पाया है, जिसकी कीमत 3,03,10,000 आंकी गई है। धान कम मिलने पर ईओडब्ल्यू की तरफ से कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है। ईओडब्ल्यू द्वारा इनकी जांच की गई थी। इनके पास शासन से द्वारा उठाए गए धान कम पाई गई है। उस संबंध में शायद मुख्यालय से प्राप्त हुए निर्देश तो कलेक्टर साहब द्वारा मुझे साथ में भेजा गया टीम के और राइस मिल सीज। कितने लाट कम पाए गए हैं? लगभग 30 लाख। कितने के होते हैं? हाँ, लगभग अनुमान पर 3 करोड़ के आसपास। कहाँ से ये लाट आए गए थे सर और क्या निर्देश थे अनुबंध? जिले के बहुत सारे केंद्रों में माल रखा है, वहाँ से ये उठाते हैं, मिलिंग करा के उसके बाद चावल जमा करते हैं। तो जितना इन्होंने उठाया उसके हिसाब से पूरा जमा नहीं हुआ, लाट कम पाए गए। जो समय सीमा थी उसके अंतर्गत? नहीं, समय सीमा तो अभी 30 जून तक है उनकी। 30 जून तक जमा कर सकते हैं। और सर ये उनने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। स्टॉक वेरिफिकेशन में उन्होंने जो काउंटिंग की, हमारे इधर उनने लगभग काउंटिंग की है, एक अनुमानित काउंटिंग की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अभी जो धान मिल रही है वो ओपन कैप चांदपुर से मिल रही है और चांदपुर की स्थिति सबको पता है। उस चावल में आउट टन रेशो 67% आता ही नहीं है, 58% 59% रेशो आ रहा है। उसके मान से मेरे इधर कुछ लॉट कम पड़ गए होंगे। मेरा अनुबंध जो है वो तीसरे महीने से लेकर 6वें महीने तक 3 महीने का मैंने अनुबंध किया हुआ है। हम उस अनुबंध में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कनकी, भूसा, कोढ़ा मिलर का होगा। मिलर को आउट टन 67% जमा करना है, इसके लिए वो बात है। हमने चावल जमा किया। और आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल शिवपुरी पहुंची हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा है कि पिछले 7 दशकों से देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है और देश को जिन ऊंचाइयों को पार कर लेना चाहिए था, हमारा देश उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया है। पूरे हम मध्य प्रदेश के जितने भी जोन हैं, पूरे हर विधानसभा पे आम आदमी पार्टी जो दम लगाएगी और कार्यकर्ता के माध्यम से हम सब चुनाव लड़ेंगे और कामों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जनता को एक विकल्प चाहिए था। विकल्प आम आदमी पार्टी के प्रति विकल्प जनता को मिल गया है, तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा और अपनी सरकार। अन्य पार्टियां भी हैं, शिवसेना है, ये पार्टियां भी लगातार कह रही हैं 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। आप भी हैं, क्या लगता है? हम तो बस काम की राजनीति कर। पिपरिया से खबर है, जहां कपड़े की दुकान पर किसान के पैसे चोरी करने के मामले में मंगलवारा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 चोरों को पकड़ा है। बता दें आपको कि घटना रात की बताई जा रही है, जब चोरों को घटनास्थल पर ले जाकर चोरी का रिक्रिएशन भी किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया है कि चोरों के कब्जे से चोरी की गई राशि में से उनके हिस्से में आए नकदी 50,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। चोरी की इस घटना में 4 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जो पहले से ही शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य हैं। इन्होंने महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 2023 को बरेली के एक किसान मकरंद सिंह राजपूत, इनके द्वारा शिकायत की गई कि लगभग 3 से 4 बजे बीच इनका एक पैसों से भरा हुआ बैग कपड़े की दुकान से अज्ञात आरोपी उठा के ले गए, जिसमें थाना मंगलवारा में तत्काल अपराध कायम किया गया। इस अपराध के कायम होने के पश्चात एसपी साहब को सूचित किया गया। एसपी साहब ने कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ना है। इसके एक दिन पहले ही इन आरोपियों द्वारा नरसिंहपुर के थाना करेली में एक अपराध इसी तरह का किया गया था, जिसमें करेली पुलिस द्वारा इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जब हमने करेली पुलिस से संपर्क किया तो हमारे लगभग सिमिलरिटी घटना की और उनकी एक जैसी थी, तो हमने इन आरोपियों को पीआर पे निकाला। जब पीआर पे निकाल के यहाँ पे पूछताछ करी, पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसमें ये कुल 4 आरोपी थे, जो कि
पेमेंट जहाँ होता है किसान को, वहाँ से उसका पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद में उसकी रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद में जैसे ही वो थोड़ी सी भी लापरवाही करता है या थोड़ा सा भी उसका अपने पैसों से भरे बैग से ध्यान हटता है तो वहाँ। और शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मनिया टोल टैक्स पर आज एक बोलेरो ने गाड़ी बैक करते समय एक बच्चे को रौंद दिया है, जिसके चलते बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मनिया टोल टैक्स के पास ये बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और तभी एक गाड़ी वहां पर आई और गाड़ी के ड्राइवर ने बिना देखे गाड़ी बैक की और इस दौरान ये बच्चा इस हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। मुंबई में 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम अब रतलाम और झाबुआ जिले में लगभग पूरा हो चुका है। संभावना यह है कि जून महीने में इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे का नाम NH4 रखा है। शुक्रवार को झाबुआ रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामर ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इस दौरान सांसद ने एक्सप्रेसवे पैकेज 23 और 24 की समीक्षा की है। पैकेज 24 में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए साइट अमेनिटी का भी निरीक्षण किया गया। देश का पहला ग्रीन वे 8 लेन एक्सप्रेसवे रतलाम संसदीय क्षेत्र से निकला है। आज हम झाबुआ जिले में खड़े हैं। झाबुआ जिले में इस 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है और निर्माण की दृष्टि से इसको 3 पैकेजेस में दिया गया था। तो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन ये सबसे लंबा और 8 लेन का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि पहले से यहाँ कोई रोड नहीं था, जिसको वाइडन करके हमने 2 से 4 लेन 6 लेन किया। ये पूरा नया ग्रीनफील्ड से पास होकर निकल रहा है, इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बोलते हैं। सबसे बड़ी बात दूरी कम हो रही। कुछ तो जो डायरेक्ट फायदे हैं कि दूरी कम हो रही, समय कम हो रहा। इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि फ्यूल हमारा बच रहा है। और इन दिनों कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस PFI जैसे आतंकी संगठन की तुलना बजरंग दल से करके उसे बैन करने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दल के बड़े नेता कांग्रेस के इस बयान पर देश भर में आपत्ति जता रहे हैं। बजरंग दल ने भी कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीच महर से विहिप नेता महेश तिवारी का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया, जहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चुनौती देते हुए विहिप नेता ने कहा कि कांग्रेस अब विनाश की कगार पर खड़ी हुई है। राष्ट्रभक्तों के प्रति ऐसे निर्णय लेकर कांग्रेस नेता ही अब कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अभी कर्नाटक चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें यह कहा गया है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहते हैं कि ना ही तुम्हारी इतनी राजनीतिक औकात है, ना ही तुम्हारी सामाजिक, कि तुम बजरंग दल जैसे एक राष्ट्रभक्त संगठन पर, जो एक प्रखरवादी संगठन है, जो देश के लिए युवा समर्पित है, उस पर प्रतिबंध लगा सके। कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र पूरा देश जानता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश